नीचे दी गई विशिष्ट भाषा का प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। तो बोल रहे हैं नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और इसकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ क्या निकल रहा है वो पढ़ें। पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले मतलब जैसी पहले कन्या थी वैसे के वैसे जो है 2 बच्चियां और पैदा कर डाले उन्होंने। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी यहाँ पर जो निकल रहा है ऐसी टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, मतलब ऐसी पत्नी को टकसाल बोला है। तो और वो भी कैसे सिक्के छापने वाली, खोटे सिक्के छापने वाली, है ना। तो खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी मतलब कि जिसने खोटे सिक्के छापे हो, मतलब जो लड़कियों को पैदा किया था ना, उसी को खोटे सिक्के बोल रहे हैं यहाँ पर भाषा में। अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। अस्पष्ट पुनरावृत्तियां मतलब कि जो समझना है वैसे दोबारा शब्दों को बोलना, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। स्पष्ट जो मतलब साफ सुना सुनाई साफ साफ जो दिखाई देने वाला है, सुनाई देने वाला है। सहानुभूतिपूर्ण। सहानुभूतिपूर्ण मतलब कि दया का पात्र। तो इसका अर्थ बताना था। अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। मेरे ख्याल से तो यही होगा। बहनोई शब्द बहन स्त्री प्लस ओई से बना है। बहन प्लस ओई से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अनन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक सामान्य प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्रायः अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती है। यहाँ पुल्लिंग प्रत्यय ओई हिंदी की अपनी विशेषता है। ऐसे कुछ और शब्द जिसमें उसमें लगे पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी तथा भाषाओं में खोज करें, और भाषाओं में खोज करें। बोल रहे हैं कि जैसे बहनोई है, तो नॉर्मली जो भाषाओं में मिलते हैं वो पुरुष शब्द में जो है वो आगे जोड़ा जाता है। जैसे कुछ शब्द जिसमें पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर, जैसे फूफा, तो फुई फुई बोलते हैं महाराष्ट्र में, बुआ को फुई, फूही फुई बोलते हैं, हाँ ऐसा है। चाचा, चाची, तो चाची के नाम में चाचा है, चाचा के नाम में ई जोड़ा हुआ है तो चाची हो गया वो। मामा मामी, तो आप और भी लैंग्वेज में और क्या हो सकता है, अंकल, आंट। और इंग्लिश में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें जिसको कुछ बोलते हैं, पापा मम्मी तो नहीं है, कोई ऐसा रिलेटिव शब्द है जिसमें सिस्टर ब्रदर भी अलग अलग शब्द है, पता नहीं किस शब्द की बात वो बोल रहे हैं कई भाषाओं में ऐसे शब्द दिखते हैं जहाँ पर पुरुष शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया है। लेकिन केवल हिंदी में ही है जहाँ पर पुल्लिंग में मतलब स्त्री में जो है वो पुल्लिंग प्रत्यय जोड़ा जाता है, और जैसे बहनोई तो उसमें बहन में ओई जोड़ा हुआ है। ऐसे कुछ और शब्द खोजने को बोला है, कोई बता सकता है ऐसा बहनोई जैसा भैया शब्द। बहनोता, बहनोता। ये कौन होता है, लग इतना कॉमन नहीं है बहन होता, भैया और कोई बोलो बहनोई जैसा शब्द। ननद, ननद हो सकता है, कैसे? पता नहीं। ननद, भैया जेठोतन। अरे नहीं क्या नहीं ऐसे नहीं नहीं। कैसे शब्द हैं, कहाँ से जेठ होता है, जेठानी होता है। हाँ। और क्या हो सकता है, दिमाग चलाओ रे। भैया नंदोई हो सकता है क्या? नंदोई, हाँ बोलते तो है नंदोई, जिसमें नंद जुड़ा है और ओई जुड़ा है, बिल्कुल सही है, नंदोई हो सकता है। बहुत अच्छा, नंद के आगे ओई जुड़ा है। इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो वेबसाइट का नाम किसी को मालूम है जिस पर अपन ने क्वेश्चन आंसर खोजे थे। रे, रेखता। अरे रेखा उर्दू वर्ड के लिए, अरे क्या भैया दिख दिव्या, गया? जिज्ञा। जिज्ञा, जिज्ञा, हाँ।
सीबीएसई भाई चल जाए यार। सीबीएसई हिंदी आरोह चैप्टर 11 विज्ञान। कितना तेज चल रहा है, वाह। इसरो भी शर्मा जाए इस स्पीड को देखते। इसरो का लेटेस्ट रॉकेट का मिशन जो है वो फेल हो गया है, शायद आपको पता होगा, पेपर में आया आज। उससे जो एक हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से जुड़ा हुआ एक वो था, तो वो 1.5 साल मिशन पीछे चला गया, मिशन कंप्लीट होते होते रह गया। क्या है ये। कबीर बता रहा है। चैप्टर का नाम बोल दो इसका। चैप्टर का नाम क्या है? भक्तिन। भक्तिन। अच्छा, हाँ शायद आप लोगों को कॉल आया होगा वेदांतु से, अगर वो वाला एग्जाम दिया है आपने तो। और क्या बोल दिया उस कॉल पे? नहीं आया कॉल? ज्वाइन ही नहीं हुआ। कॉल आया होगा तो उनको उन्होंने पूछा सीबीएसई से पढ़ते हो क्या आप? आपने मना कर दिया होगा नहीं, एमपी बोर्ड से। पहली कन्या के 2 संस्करण और करदारे किसी पूर्व प्रकाशित पुस्तक को पुनः प्रकाशित करना उसका नया संस्करण कहलाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भक्ति ने एक कन्या के बाद पुनः 2 और कन्या पैदा की। संस्करण से तात्पर्य उसके एक लिंग की संतान को जन्म दिया। टकसाल सिक्के ठानने की मशीन को कहते हैं। भारतीय समाज में लड़के को खरा सिक्का तथा लड़के को खोटा सिक्का कहा जाता है। समाज में लड़कियों को कोई महत्व नहीं होता। भक्ति को खोटे सिक्कों की टकसाल की संख्या दी गई क्योंकि उसने एक के बाद एक 3 लड़कियां उत्पन्न की। भक्ति ने अपने पिता की मृत्यु के कई दिन बाद पहुंची। उसे सिर्फ पिता की बीमारी, अच्छा ये वाला उससे रिलेटेड था। स्पष्ट पुनरावृत्ति और अस्पष्ट सहानुभूति पूर्ण। भक्ति ने अपने पिता की बात पहुंची थी। उसे सिर्फ पिता की बीमारी के बारे में बताया गया था। जब वह अपने मायके गांव की सीमा में पहुंची तो लोग कानाफूसी करते हुए पाए गए। बेचारी लक्ष्मी नाव आई है। आमतौर पर शोक की खबर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कही जाती, कानाफूसी के जरिए स्पष्ट शब्दों में एक बार कही जाती है। इन्हें लेखक ने अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है। पिता की मृत्यु हो जाने पर लोग उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे तथा ढांढस बंधा रहे थे। ये बातें स्पष्ट तौर पर कही जा रही थी अतः उसे स्पष्ट सहानुभूति कहा गया है। बढ़िया है। बहन शब्द बहनों से बना हुआ है। ननद ननद बिल्कुल सही है। देखो रानी ने तो सही दिया था वैसे। पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर इन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढालकर प्रस्तुत कीजिए। ये कौन बड़ी बात है। रोटी बनाए जाने थे, दाल रान रहे थे, साग भाजी उपज सके बौक सकते थे और बाकी कारा। ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग सब्जी छौंक लेती हूँ और शेष क्या रहा। हाँ यार, बड़ी अच्छे तरीके से कह रहे हैं। हमारे मालकिन तो रात दिन कितबन में गड़े रहते हैं। हम अब हमहू पढ़ लागा तो घर गृहस्थी कौन देखे सुनी। हमारी मालकिन तो दिन रात किताबों में ही डूबी रहती हैं। अब हम भी पढ़ने लगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा सुनेगा। कितनी अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछते जाना चाहिए। तुम पचेगा का बताई, आहे 50 बरस से संग्रहित है। तो ये क्वेश्चन दे दिया और बोले इसको खड़ी बोली बोली में ढालकर प्रस्तुत कीजिए। अगर मैं एज अ टीचर चेक दूं पेपर तो इस क्वेश्चन को जरूर दूं। इस शब्द को खड़ी बोली में कन्वर्ट करके बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। समझ में ही नहीं आएगा कई लोग को जो है वो, तब वो कुछ कर ही धरे ही ना, बस गली गली गाँव बजाते रही। हम कुकुर बिलाई ना हो हमारे मन पुसाए तो हम दूसरों को जाओ नहीं, न तो तुम्हारे पचे के छाती पे हो रहा पूजब पूजब और राज करे। समझ रहे हो। तो उसको साधारण भाषा में बोला हुआ है। जब वह कुछ करता धरता नहीं होगा, बस गली गली में गाता बजाता फिरता होगा, वही खूब करे रात में। मतलब ये समझ में आ रहा है आपको। तुम्हें हम क्या क्या बताएं। यही 50 वर्ष से साथ रहती हूँ, तुम्हें पचे का बताए। 50 वर्ष से संग्रहित। हम कुतिया बिल्ली नहीं है। हमारा मन चाहेगा तो हम दूसरे के यहाँ जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर ही होरा भूनूंगी और राज करूंगी, यह समझ लेना। है ना। उसको सरल भाषा में बोला हुआ है, खड़ी भाषा में बोला हुआ है। बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है।
भक्तिन पाठ में पहली कन्या के 2 संस्करण जैसे प्रयोग लेखिका खास भाषाई संस्कार की पहचान कराता है, साथ ही प्रयोग के कथ्य को संप्रेषणीय बनाने में भी मददगार है। वर्तमान हिंदी में कुछ अन्य प्रकार की शब्दावली समाहित हुई है। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिसमें वक्ता की खास पसंद का पता चलता है। आप वाक्य पढ़कर बताइए कि इनमें किन 3 विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इन शब्दावलियों या इनके अतिरिक्त अन्य किन ही विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हुए आप भी कुछ वाक्य बनाएं। जय गुरुदेव। और कक्षा में चर्चा करें कि ऐसे प्रयोग भाषा की समृद्धि में कहाँ तक सहायक है। अरे उससे सावधान रहना, वह नीचे से ऊपर तक वायरस से भरा हुआ है। जिस सिस्टम में जाता है उसे हैंग कर देता है। घबरा मत, मेरी इंक सिंगर के सामने उसके सारे वायरस घुटने टेक देंगे। अगर ज्यादा फाउल मारा तो रेड कार्ड दिखा के हमेशा के लिए पवेलियन भेज दूंगा। जॉनी टेंशन नहीं लेने का, वो जिस स्कूल में पढ़ता है अपन उसका हेडमास्टर है। तो ये कुछ आप वाक्य पढ़कर बताएं कि इनमें किन 3 विशेष प्रकार की शब्दावली का उपयोग हुआ है। इन शब्दावलियों के अतिरिक्त अन्य किसी विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हुए आप भी कुछ वाक्य बनाएं। कक्षा में चर्चा करें कि ऐसे प्रयोग भाषा की समृद्धि में कहाँ तक सहायक हैं। बोले ऐसे प्रयोग भाषा की समृद्धि बढ़ाते हैं कि नहीं। जैसे जानी टेंशन नहीं लेने का, जिस स्कूल में पढ़ता है अपन उसका हेडमास्टर है। तो इस जैसे अपुन शब्द का यूज किया हुआ है यहाँ पर, है ना, अपने लिए, खुद के लिए। मैं उस स्कूल का हेडमास्टर हूँ बोलने की जगह अपुन तो ये कहाँ तक भाषा को समृद्धि देता है, भाषा को कहाँ तक सहायता है, समृद्धि में कहाँ तक, या इस तरह के शब्दों का यूज करके भाषा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, है ना, क्वेश्चन ये पूछा हुआ। इस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग पिछले कुछ समय से बढ़ गया है। यह टपोरी शब्दावली है। वास्तव में यह इंग्लिश शब्दावली के नाम से जानी जाती है। पहले वाक्य में कंप्यूटर शब्दावली का उपयोग हुआ है, दूसरे भाग में खेलात्मक शब्दावली का उपयोग हुआ है, अंतिम भाग में मुंबई शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इन प्रयोगों से भाषा का मूल स्वरूप बिगड़ जाता है। ऐसी शब्दावली भाषा को समृद्धि नहीं बल्कि कंगाली देती है, अर्थात भाषा की अपनी सार्थकता खत्म हो जाती है। कुछ और उदाहरण को देखें। तुम अपन को जानता ही नहीं है, जानता ही है ना। मुंबई की लैंग्वेज। तेरा रामू के साथ टाका भेला है बिड़ू। जो तुम कहते हो वह कंप्यूटर की तरह मेरे दिमाग में फीड हो जाता है। इस बार दलजीत ने कुछ कहा तो उसे स्टेडियम के फुटबॉल की तरह बाहर भेज दूंगा। तेरे नखरे भी शेयर बाजार जैसे चढ़ते जा रहे हैं। सही है। भक्तिन की शरीर की बनावट कैसी थी। कद छोटा था, शरीर दुबला पतला था, गरीब लगती थी, होठ पतले थे, आंखें छोटी थी। इन सारी बातों से पता चलता है कि उसकी शारीरिक बनावट कुल मिलाकर 50 वर्षीय स्त्री की थी, लेकिन वह बूढ़ी नहीं लगती थी। ये तो फिर आप पढ़ ही लोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 नंबर के साथ। ये सीबीएसई में आ चुका है। पार्ट क्या था, भक्तिन की 3 विशेषताएं बताइए। मैं ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, किसी की भी कैरेक्टर चरित्र की विशेषताएं पूछने वाले। जुझारू, भाग्य से पीड़ित और सेवा भाव, 3 लिखे हुए हैं। जुझारू मतलब कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया, शादी के बाद ससुराल में मेहनत से खेतीबाड़ी करी, पति की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी की, समाज में भेदभाव व्यवहार का कड़ा विरोध भी किया। भाग्य से पीड़ित, सेवा भाव, तो ये चीज आपको समझना चाहिए। सारे नहीं कर पाऊंगा मैं यार। ये वाले क्वेश्चन चैप्टर में है क्या? कुछ अभी हमने लिखे नहीं पूरे। ये तो बहुत कम क्वेश्चन है, ये तो आ ही गए थे। ये वाले चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन तो है ही नहीं जो यहाँ पर वेबसाइट पे अतिरिक्त दिख है रहे हैं। भैया, वो उसमें शायद लिखा है। अरे जैसे ये यहाँ पर आया ना, भक्तिन की शरीर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, भक्तिन की शारीरिक बनावट कैसी थी। चैप्टर में कहाँ है शारीरिक बनावट कैसी नहीं थी? भैया, अतिरिक्त ये लिखा तो है। अतिरिक्त दिया हुआ है। तो ये कहाँ से आया, उन्होंने मैम कहाँ से लिए हैं? मैम से बोलेंगे हम लिखवाने के लिए। तो मैम कहाँ से लिखवाएंगे, बुक में ही नहीं है। मैं होता तो जाहिर सी बात है मैं भी नहीं लिख पाता, और अगर ये हर एक चैप्टर में इतने लिखवाऊंगा तो फिर तो हो जाएगा कल्याण। इसको एक बार पढ़ना बनता है बस। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक सबको भेज दे रहा हूँ। जहाँ तक है सोनी को ऐड कर दिया था मैंने, एक बार देख लेता हूँ। भैया स्काइप पे भेजोगे क्या? नहीं, व्हाट्सएप। स्काइप मुझे जमा नहीं, तो आ भी नहीं रहा, वो समझ में नहीं आता। लिंक भेज रहा हूँ, काय की है, learn.cbse.in की। छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 नंबर के हिसाब से, एक बार पढ़ लोगे काफी, आप बना सकते हो, उसको लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। भक्तिन के शरीर की विशेषताएं लिखी हुई है। लेखक का बीच क्या संबंध था। अच्छे, सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं ये।
वाकई में एक बार पढ़ने लायक तो है, एक बार तो पढ़ना चाहिए। 13-14 क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना बनता है, भले आप लिखो मत उसको, लेकिन एक बार पढ़ लो, है ना। और कहीं ये लिंक सेव कर लेना, ताकि रिवाइज करते दौरान जब बोर्ड बोर्ड के लिए तैयारी करो। देखो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो है वो आपको इसमें रानी ऐड नहीं है। रानी आपने मेरे को भेजा नहीं होगा नाम वगैरह, इसके कारण से ऐड नहीं हो। सोनी आप ऐड हो और जूली आप भी ऐड हो। ये लिंक जो मैंने भेजी हुई है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ 10th क्लास में पढ़ने के तरीके पे। आपको अगर अच्छे नंबर लाना है तो टीचर से ज्यादा सोचना पड़ेगा, टीचर से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। टीचर जितना पढ़ा रहा है उतना काफी नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर टीचर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएगा यदि, तो टाइम बचेगा ही नहीं आपके लिए। तो इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल रहता है भाषा में। भाषा हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अच्छे मार्क्स लाना है तो टीचर से ज्यादा सोचना पड़ेगा। मैं 10th क्लास में भी ये चीज बोल चुका हूँ, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज को सेव कर लीजिएगा, इस लिंक को, और आप जो है इसको कोशिश करिएगा कि अलग से पढ़ने की। उसमें इम्पोर्टेंट, सच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर टफ बनाने के लिए, जो 1% क्वेश्चन टफ आते हैं ना, वो इसी क्वेश्चन से बनता है। हमें आंसर पता होता है उसका। भाषा वाला क्वेश्चन है तो हम मन से लिख भी सकते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते हमको, है ना। भाषा हिंदी में अगर कोई पूछेगा भक्तिन की शरीर की विशेषताएं बताओ, तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे उसमें। आपने भक्तिन पढ़ा है चैप्टर, कुछ ना कुछ लिख दोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के जाओ तो आपके दिमाग में शब्द रहते हैं, है ना, आप उन शब्दों को लिख सकते हो। तो एक बार पढ़ लेना। अब फिर से एक पद उठा लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर देख लिया था, फर्स्ट चैप्टर देख लिया था अपन ने। सेकंड भी देख लिया था, आलोक धनवा। कुंवर नारायण का 3rd चैप्टर है। कवि का नाम है कुंवर नारायण। जन्म 19 सितंबर सन 1927 में हुआ है। प्रमुख रचना, मृत्यु नहीं दी है, मतलब अभी जीवित है क्या, एक बार सर्च कर दे। अरे हाँ, जिंदा है अभी, जीवित है। अरे 2017 में मरे हैं। अच्छा, बुक लिखने से पहले 15 नवंबर 2017 में अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो चुका है, कुंवर नारायण। प्रमुख रचना चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम अपने सामने, हम तुम, परिवेश, हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार, सामान्य। प्रमुख पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है। अगली 2 लाइनें कवि को पहचानने के लिए। ना जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ना जाने कब से बंद, बहुत दिनों से जो बंद पड़ा हुआ था, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा। और घर का दरवाजा जो है वो खुल गया, जैसे गर्द से ढकी, गर्द मतलब गंदगी हो सकता है, धूल धमास से भरे, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। कोई किताब को खोलो तो धूल धमास भरी हो गई है वो। यहाँ पर जो कवि बोलना ये चाह रहे हैं वो, जैसे घर का दरवाजा खोलते हैं बहुत सालों बाद, अगर किसी पुराने घर में जाओगे तो किस तरह से उसमें गंदगी मची हुई होगी, किस तरह से धूल होगी, मकड़ी के जाले होंगे, है ना। और ऐसे बुक को भी, जब हम पुरानी बुक को, अगर बहुत साल पहले आपने बुक को पढ़ी हुई है और उसको खोल के देखोगे तो बहुत सारी गंदगी जो है उस पर जमी हुई मिल जाएगी। देखना, इसको अलग अलग तरीके से सोचने के नजरिए हो सकते हैं। जब बुक को आप खोलोगे तो आपको बहुत सारी चीजें उस बुक की देखते से ही याद आ जाएंगी। एक बार थोड़ा सा जैसे जैसे हर एक पेज पे जाओगे आपको याद आता जाएगा कि इस बुक पे ये जो है, इस बुक से मैंने ये सीखा था। पुरानी बुक को खोल के देखोगे तो इस बुक से ये सीखा हुआ था। आप पुरानी, अगर हो सकता है बचपन की आपको कोई सी बुक याद हो, तो उसमें पोयम वगैरह जो है वो कुछ मेंटल में हो सकता है, दिमाग में अभी भी छपे हुए हैं, तो आपको याद आती जाएगी। उसी तरह से अगर घर में घुसते हैं, हम पुराना घर अगर छोड़ देते हैं, पुराने घर में अगर जाते हैं तो आपकी यादें वहां पर जुड़ी रहती हैं। यार मैं यहाँ पर जो है वो खेलता था, इस पेड़ पर चढ़ता था, यहाँ दादा दादी के साथ जो है वो समय बिताता था, यहाँ भगवान का मंदिर। वो सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में, आपकी मेमोराइज हो जाएंगी, आपको याद आएंगी।
है ना। इसी तरह से अगर व्यक्तियों के विषय में इस बात को देखा जाए, लोगों के विषय में बात देखा जाए, कोई बहुत साल बाद, मान लीजिए आपको, आप लोग जो है अभी सेटल हो जाते हो, अपने अपने घर बार, अपनी घर गृहस्थी देखने लगोगे कुछ सालों में, आपको जो है वो 20-25 साल यदि मेरी कोई खबर मिलेगी तो आपको पूरी वही याद आ जाएंगी कि जो है वो इस तरह से व्यक्ति ऐसा हम लोग को पढ़ाता था या ये चीजें करवाता था। तो वो व्यक्ति के विषय में जो है वो अच्छा, एक और बात है, वहां पर जब आप घर में जब घुस बात जैसे घर में जाते हो तो आपको वहां पर घर की कमियां भी फिर नजर आ जाती हैं। जो इसमें जो गर्द की बात बोली है ना, गंदगी की बात, तो जो घर में जो है आप घुसोगे तो घर में जो है वो गंदगी मच चुकी होगी, बहुत ज्यादा गंदगी दिख रही होगी। बुक के केस में वो गंदगी कहाँ पता चल जाएगी, बुक के केस में जो है वो बुक जो है वो गंदी हो जाएगी, मतलब कहीं शब्द मिट गए होंगे, कहीं छुप गए होंगे, ऐसी चीजें हो जाएंगी। व्यक्ति के विषय में दो तरह से गंदगी हो सकती है। एक तो हो सकता है आपको उसको विचारों की गंदगी पता चले, क्योंकि अभी आपको नॉलेज है नहीं कुछ, आप जिंदगी से शुरुआत ही कर रहे हो, एक तरह से जिंदगी को जो है जीने की कोशिश कर रहे हो सकता है कुछ सालों बाद आप मुझसे बोले तो आपको मेरी कमियां जो पता चल जाए, कि आपको कुछ कमियां नजर आएंगी कि यार इन्होंने अगर ऐसा करा होता तो ऐसा इतना अच्छा होता, या इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया हुआ था, वो कमियां नजर आएंगी आपको कुछ सालों बाद। तो व्यक्ति के विषय में ये बात आ रही है, वो गंदगी जो है आपको वैचारिक कमियों के बारे में पता चलेगा कि यार इस व्यक्ति ने ऐसा किया था। क्यों? क्योंकि आप समझदार हो चुके होगे, आप अभी समझदार नहीं हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उस टाइम जो है वो धीरे धीरे समझ में, तो वो उस गंदगी की बात हो रही है व्यक्ति के बारे में। ऐसे ही जो है अगर बुक, जैसे बुक में जो है वो लाइन मिट जाएंगी या कुछ आएंगे, वैसे उस व्यक्ति के लिए भी जो है वो कुछ बातें ही याद रहेंगी, जो मेन पिक्चर है बस वही याद रहेगी, छोटी छोटी बातें भूल चुके हो गया। तो यही हर एक नजरिए से इसको अगर देखा जाए तो इस तरह से, न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे घर से ढकी एक पुरानी किताब। घर से ढकी हर पुरानी किताब खोलने के बाद कहने वाले कुंवर नारायण ने गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करी। जन्म कब हुआ था? 1927 में। 1950 में जो है वो लिखना शुरू कर रहे हैं, मतलब लगभग 23 वर्ष की आयु में लिखना शुरू करा। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। समीक्षा मतलब किसी के बारे में अच्छा बुरा कहना, कैसा लगा उनको वो चीज, उनकी सिनेमा वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, रिव्यू जिसको बोलते हैं, रिव्यू देना, समीक्षा लिखना। किंतु कविता की विधा को उसके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त करी। तो आत्मजयी जो उनकी रचना थी, यहाँ पर भी आया होगा आत्मजयी, ये इंपॉर्टेंट थी, इसकी वजह से उनको ख्याति मिली। भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त करी। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। फालतू में उलझते नहीं है जो टॉपिक में, मतलब एक ही कविता में इस टॉपिक को भी कवर कर ले, उस टॉपिक क्लियर एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। अखबारी सतहीपन, अखबारी सतहीपन मतलब अखबार क्या करता है, खुद को बेचने की कोशिश करता है ना, अगर वो टैगलाइन अच्छी देगा तो ज्यादा बिकेगा। तो वो अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध, वैचारिक धुंध मतलब क्रिस्टल क्लियर बात नहीं बोलना, क्लियर बोल दो क्या बोलना चाह रहे हो, तुम ये भी बोल रहे हो ये भी बोल रहे हो, स्पष्टता नहीं आती कई विचारों में कई जगह पर, है ना। तो वैचारिक धुन के कई जगह, कई बार वो वैचारिक धुन जरूरी भी होती है, कई चीजों में आप स्ट्रेट नहीं बोल सकते, आपको जो है दोनों पक्षों को साधना पड़ता है। तो वो वैचारिक धुन इनके उसमें नहीं मिलेगी, के बजाय संयम, संयम मतलब कि पेशेंस, परिष्कार और साफ सुथरापन है। परिष्कार, परिष्कार और साफ सुथरापन है। परिष्कार का मतलब क्या होगा? परिष्कार, वर्धन आविष्कार, पता नहीं। जहाँ तक है आविष्कार करना मतलब नई नई चीजें करना, परिष्कार मतलब कि उसी पुरान, देख लेते हैं एक बार परिष्कार का मतलब, क्योंकि शब्द नया है, पता होना चाहिए। सजावट, सज्जा, सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेटेड होता है ना एक, डेकोरेशन, एम्बेसमेंट, रिफाइनमेंट, शोषण, शोधन, परिष्करण, परिष्कार, शुद्धता, संशोधन, विनय, जेब मंडन, ठाट, अलंकार, श्रृंगार, परिष्कार। सजावट, काव्य का श्रृंगार दिखने को दिखेगा। संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष
इसके पहले कौन से कवि देखे अभी आपने, लेखन किस लेखिका के बारे में पढ़ा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना याद है किसी को? दीपशिखा। दीपशिखा को याद है? अरे दीपशिखा अरे थी। हाँ, मालूम। रचना है। आगे रचना है। और एक आध भागी हुई लड़कियां। आया, चलो दो रचना याद है। ब्रूनो की बेटियां। बढ़िया। इनका कैसे याद रहेगा? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह कहाँ से याद रहेगा? अर्जुन का महाभारत से। महाभारत से। चक्रव्यूह जो है, अर्जुन नहीं, अभिमन्यु फंसे थे चक्रव्यूह में। उनको घुसना तो आता था, भेदना तो आता था चक्रव्यूह, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। तो चक्रव्यूह जो है 1956 में, जब मध्य प्रदेश बना था 1956 में, सब चक्रव्यूह बना। इनका मतलब इनकी रचना आई। और आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, अपने सामने। कैसे याद रहेंगी यार ये? मेरे साक्षात्कार, मेरे इंटरव्यू। कौन बोल रहा है? कुंवर नारायण बोल रहे हैं। आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, आज और आज से पहले। पता नहीं कैसे याद रखोगे, लेकिन रखो। मेरा थोड़ी ना पेपर है, तुम्हारा पेपर है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। उसमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविताओं के 20 शब्द हैं। ओ भाई, इधर बोल रहे हैं कि वो डाउट में नहीं रहते। देखना बुक ने खुद ही जो है वो ऊपर जस्ट आपने देखा कि वो जो है वो जो बोलते हैं सीधा बोलते हैं, डाउट में नहीं रहते। कहाँ आया था? कहीं आया था। एक जगह आया था ना कि वो मैंने खुद से पढ़ लिया क्या? हाँ, परिष्कार यहाँ पर आया था अखबारी साहब। वैचारिक धुंध के अलावा, वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन, उलझाव नहीं, व्यर्थ का उलझाव नहीं है। विद्या बोल रहे हैं कि संशय में, संभ्रम में, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के 20 शब्द हैं, डाउट में रहते हैं। तो आया, दोनों बातें हो गई। कुंवर जी पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि। अब ये नागर संवेदना क्या होती है? विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इसकी तटस्थ वीत राग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के अलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। सही है, देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। बाप रे, क्या ये आखिरी लाइन तो बहुत ऊट पटांग है। ऐसे जीवन वैसे प्रमुख जीवन परिचय में तो नहीं है ये, और पूछे भी बहुत कम जाते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करो, कविता शुरू करते हैं।